हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म अक्स एजुकेशन ग्रुप पर। हम आपको इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एग्रीकल्चर के प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम जैसे जेट, आईसीआर, बीएचयू, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट एवं अलग अलग प्रकार के मोटिवेशनल वीडियो प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, हमारा मकसद कम समय में गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करना है जो आपको बेहतर से बेहतरीन बनाने का कार्य करेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नमस्कार साथियों, आज हम जिस शख्सियत से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं आप है डॉक्टर एस.एम. हल्दर साहब। आप अभी वर्तमान समय में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में एज ए एसोसिएट प्रोफेसर एंटोमोलॉजी में जो है सेवारत हैं। आप इससे पहले जो है बीकानेर में अपना जो CIAH है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, इसमें जो है आप जो है प्रिंसिपल साइंटिस्ट भी रहे हैं। तो जो डॉक्टर साहब का जो जीवन है वो काफी चुनौतियों भरा रहा है। ग्रामीण परिवेश आते हैं, ग्रामीण परिवेश लेकर ये जो है इन्होंने कृषि वैज्ञानिक का जो कृषि क्षेत्र में जो सबसे उच्च प्रतिष्ठित जो पद होता है वो इन्होंने प्राप्त किया है। तो मैं आज डॉक्टर साहब से इस मंच में जो है इनकी स्कूली शिक्षा से लेकर इनके संघर्ष की कहानी के बारे में जो है बच्चों से जो है रूबरू करवाने जा रहा हूं। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। नमस्कार। हाल ही में जो एग्रीकल्चर साइंस जिन्होंने चुना है और इसके अलावा जो जेट की तैयारी करके जो है BSc फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है, तो वो बच्चे कैसे साइंटिस्ट का सफर तय करते हैं। तो हम ये सारी चीजें, तमाम चीजें जो है डॉक्टर साहब से जो स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि कैसे ये स्कूली शिक्षा में रहे, फिर इनका कॉलेज लाइफ कैसा रहा, कैसे कैसे इन्होंने स्ट्रगल देखे। इसके बाद में ये जो है एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा जो जॉब है साइंटिस्ट का, ARS जो है, वो इन्होंने क्रैक किया। तो इनके बारे में हम तमाम अनुभव जो साझा करेंगे। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सबसे पहले आपकी जो प्रारंभिक स्कूली शिक्षा रही, गांवों में कैसा स्कूली सिस्टम होता है, इसके बारे में हमारे जो है दर्शकों को, विद्यार्थियों को जो आप बताएं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी जो एजुकेशन है एक छोटे से गांव जो जोमनेर के पास में ही है, जिसको चारणवास गांव है। तो पहली क्लास से 5वीं क्लास तक मेरी सरकारी स्कूल में मेरी पूरी एजुकेशन हुई और उसके अंदर मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड टॉप पे आता था। उसके बाद में 5वीं तक हमारी क्लास थी, तो उसके बाद में आगे बढ़ने के लिए दूसरे गांव में जाना पड़ा। तो वो हमारे पास में अनंतपुरा है, तो वहाँ पे मैंने 6 से 8वीं 6, 7 और 8वीं क्लास मैंने पास की। तो उसके अंदर कई बार परेशानी आती थी, जैसे कहते हैं ना, लाइफ कैसे चलती है। लाइफ को चलाने के लिए मतलब स्ट्रगल इज लाइफ, बिना स्ट्रगल लाइफ चल ही नहीं सकती। कई बार अपन सोचते नहीं यार, इतना ये इंसान कैसे प्रॉब्लम आ रहा है, ये आ रहा है। जितनी स्ट्रगल लाइफ में मिलता है उतना ही आगे बढ़ता है। डॉक्टर साहब का जीवन रियल में जो है काफी संघर्ष से जो है भरा हुआ था और इन्होंने बहुत ही अच्छी चीज की कि अगर आप संघर्ष से घबराते रहोगे तो भैया आपको मंजिल बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। संघर्ष को अपने जीवन का मूल मंत्र बनाइए। अगर आप संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, वो कहते हैं ना कि जीवन बदलने के लिए जो है खुद के प्रति कठोर फैसले ले। कठोर फैसले हैं, नींद पे नियंत्रण रखे, खाने पे नियंत्रण रखे, कहीं आज आने जाने के लिए नियंत्रण रखे, अपनी इंद्रियों को वश में रखे। अगर आपने जीवन में खुद के लिए कठोर फैसले ले लिए तो आधी जंग आपने वहीं जीत ली। इनके समय में जो है रियल में एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंस होता है वो गांव में नहीं पता था कि एक इतना बड़ा पद, जो एक कृषक पुत्र, एक धरती पुत्र जो है इस एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा जो है साइंटिस्ट बन जाएगा, सबसे बड़ा पद प्राप्त कर लेगा, ये उस समय इतना नहीं था। इन्होंने खुद के लर्निंग वे में खुद सीखते गए, करते गए, स्टेप बाय स्टेप। 5वीं तो 8वीं होगी, 8वीं होगी तो 10वीं हो गई, 10वीं के बाद में आगे बढ़े, गांव से कस्बे की तरफ में गए, जो कस्बा जोबनेर पड़ता था। तो इनका जो संघर्ष है वो रियल में जो है चुनौतीपूर्ण रहा और जीवन संघर्षपूर्ण रहा। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं। अभी जो डॉक्टर एस.एम. हल्दर साहब आपके सामने बैठे हैं, जिस समय मैं बीकानेर स्टूडेंट हुआ करता था 2013 से 15 के दौर में, जब ये एज ए साइंटिस्ट वहां जो सेवारत थे, इनका पूरे होल नॉर्थ इंडिया में, पूरे उत्तरी भारत में ये मानी हुए एक एंटोमोलॉजिस्ट हैं। पूरे जो है यूनिवर्सिटी में जो है, यूनिवर्सिटी के गलियारों में इनके जो है नॉलेज के और इनकी डेडिकेशन के चर्चे होते थे। मतलब गजब की पर्सनैलिटी के ये जो है व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं और अपने स्टूडेंट्स के साथ में, अपने जो है कोवर्कर्स के साथ में इनके जो मिलनसार प्रकृति है और जो बात करने का तरीका है वो मंत्र मुग्ध करता है। और वो इस बात का गवाह है कि ये जो है किसान पुत्र है और इन्होंने जीवन में जो है जमीनी हकीकत देखी है। तो डॉक्टर साहब, आज आपसे मिलकर और इस स्टूडियो में आकर रियल में बच्चों के साथ में हमें भी काफी जुनून और वो जगह है कि हम बच्चों को एक अच्छे पथ पे, अच्छे जो है भविष्य की ओर अग्रसर करें। अब मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगा कि आपने जैसे 10th के बाद में एक बैरियर आता है राजस्थान में, मोस्टली 10वीं के बाद 11वीं में सब्जेक्ट चॉइस का एक जो है बाधा आती है कि आप
किधर अपना कैरियर चुनना चाहते हो। तो डॉक्टर साहब आपने 11वीं में कृषि संकाय को, एग्रीकल्चर फैकल्टी को चुना, तो उस समय कहीं ना कहीं आपके दिमाग में क्या था और आगे की क्या प्लानिंग थी? तो बच्चों में इसके बारे में ये बताना चाहता हूँ कि आदमी फैमिली का एक बैकग्राउंड होता है, जिस बैकग्राउंड से अगर आप उसमें आप आगे बढ़ोगे तो आप और ज्यादा सक्सेस मिलेगा। जैसे जो जो आपका मदर फादर काम कर रहे हैं, अगर उसी में आप आगे बढ़ते हो तो ये आपको बहुत फास्ट मूवमेंट होता है। जैसे एग्रीकल्चर में कहता हूँ, अभी भी कहें कि ये है कि सिटी के लोग आ गए तो उनको आइडिया नहीं है कि हाँ कैसे प्रैक्टिकली होता है। और आज सक्सेस होने का मेन रीजन ये है कि आने वाला टाइम भी ऐसा ही है। अगर आपको कंप्लीट मतलब सक्सेस होना है तो आपको प्रैक्टिकल तो होना ही पड़ेगा। तो कई बार ये इसीलिए मैंने एक एग्रीकल्चर को एक सब्जेक्ट 11वीं के अंदर चुना कि हाँ नहीं, मेरे को खेती बाड़ी के अंदर ही रहना है। नहीं, बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं उस टाइम, अच्छी परसेंटेज होती है तो साइंस लो ये लो, बट नहीं, एग्रीकल्चर, क्योंकि मैं फैमिली बैकग्राउंड और आसपास के अंदर भी, और भारत अपन देखते हैं 70% एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। और आज है भी कंडीशन यही, फ्यूचर भी आपका एग्रीकल्चर इसलिए है कि आज इस लॉकडाउन, इस कोरोना की महामारी के बीच में भी एक ग्रोथ रेट जो रही है तो वो एग्रीकल्चर की रही है, एग्रीकल्चर उसके अलावा किसी के भी नहीं है। वो यही रीजन है, क्योंकि इसमें सारा एक कंपोनेंट जुड़े रहते हैं। ये मतलब एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। अगर आप दूसरे सिस्टम में जाओगे तो उसमें ये इंटीग्रेटेड नहीं है। आप मेडिकल में जाओगे तो उसमें दूसरा सिस्टम डाउन हो जाता है। इसके अंदर आपको हेल्थ भी मिलती है, वेल्थ भी मिलती है। अभी मैं आगे बताऊंगा कि जैसे मैं साइंटिस्ट था, फिर भी मैं बीकानेर के अंदर ट्रैक्टर चलाता था और खेती खुद पौधे लगाता था। सुबह 6 से 8 बजे तक मेरे को खेती करना, मतलब जूनियर खेत में कई बार मेरे पास मेरे ड्राइवर है और कहते थे साहब आप सुबह सुबह आ जाते हो, आपको क्या मिलेगा? तो मैं उनको यही कहता था, मिलेगा क्या? मिलेगा मेरे को हेल्थ मिलेगा। बिना हेल्थ क्या है? हेल्थ बिना तो कुछ है ही नहीं ना, तो वो भी जरूरी है। तो ऐसे नहीं कि आप ऐसे हाई फाई बन गए और सब कुछ भूल गए, तो जरूर एक जमीन से जुड़ना जरूरी है। और इसीलिए एग्रीकल्चर मैंने एक सब्जेक्ट और उसको आगे बढ़ाने की सोचा। ये मेरा रहा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम आपकी इन बातों से पूर्णतः सहमत है। डॉक्टर साहब ने एक चीज बहुत ही अच्छी कही है कि इस पेंडेमिक के दौरान सारे सेक्टर्स में जो है ग्रोथ जो है नहीं देखी गई है, सब में जो है ऋणात्मक वृद्धि देखी गई है, लेकिन एकमात्र एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा था जिसमें हमने जो है ग्रोथ रेट देखी है। तो देखिए, आप लोगों ने सुना भी होगा, वंस इन योर लाइफ यू नीड ए डॉक्टर, ए लॉयर और ए टीचर। आपको जीवन में जो है बहुत सी बार जो है, या कम से कम एक बार तो जो है डॉक्टर की और जो है आपको जो वकील की, इनकी आवश्यकताएं होती है। लेकिन आपको जीवन में 2 बार, एक ही दिन में 2 बार एक जो है किसान की आवश्यकता होती है। अगर किसान अन्न नहीं उगाएगा, अन्नदाता अगर जो है प्रोडक्शन नहीं करेगा, तो हम लोग खाएंगे कैसे? तो हमारे पेट भरने का कार्य करता है। और धन्यवाद है ऐसे कृषि वैज्ञानिकों को जिन्होंने जो नई नई तमाम तकनीकों से जो है भारत को 1970 के दौर से इस 21वीं सदी में आत्मनिर्भर बना दिया। एक दौर था जब हम भुखमरी से लड़ रहे थे, उस समय हमारे यहाँ व्रत करवाए जाते थे, उस समय यहाँ जो है देसी किस्मों से इतना उत्पादन नहीं हो पा रहा था। तो डॉक्टर साहब, इस चीज के लिए भी आपको मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूंगा। और अब डॉक्टर साहब से हम पूछना चाहेंगे कि जैसे इनका एक सब्जेक्ट चूज करने का जो उद्देश्य था वो कहीं ना कहीं ये था कि ये कृषक परिवार से थे। इनके पिताजी के साथ जैसे मानसून आ रहा है तो जो बुआई करनी है, निराई गुड़ाई करनी है, माता पिता का पशुपालन में जैसे हाथ बटाना है, खेत में जो है मेड़बंदी करना है, उस समय जो है मेड़बंदी का काम भी खूब हुआ करता था। इसके अलावा बैलों से और ऊंट से जो खेती होती थी, तो एक बड़े चाव के साथ में जो है ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण इनके और भी दायित्व बढ़ जाते थे, ये बड़े थे। तो वो सारे कार्य जो इनके जो बचपन के जो सारे जो कार्य थे जो माता पिता के तालमेल से होते थे, तो कहीं ना कहीं दिमाग में एक छवि अमिट ये बन गई कि आगे चल के कुछ ऐसी टेक्निक, कुछ ऐसी जो है नई नई जो है इजाद करनी है जिससे कृषक परिवार को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो और वो इस कृषि को अपने पेट भरने की दृष्टि से नहीं देखकर एक आर्थिक दृष्टि से अपनी जीवन स्तर को उठाने का इसको जरिया बनाए। तो डॉक्टर साहब, आपका जो है कार्य भी सराहनीय है। काफी सारे जर्नल्स में आपके पेपर होते हैं, आप काफी सारे वेबिनार और सेमिनार के भी जो एज ए स्पीकर, एज ए जो है मेंटर आप रहे हो। अब डॉक्टर साहब, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने जब अपनी कॉलेज लाइफ स्टार्ट की, आपने बीएससी, एमएससी, पीएचडी की, तो उस एजुकेशन के दौरान आपने क्या क्या कठिनाइयां देखी, कहां कहां आप पढ़े, कहां से बीएससी की, कहां से एमएससी की, वो भी हमारे जो है विद्यार्थियों को, दर्शकों को आप साझा करें। इसके बारे में बताना चाहूंगा कि जैसे मेरी 98 में मेरी 12th हुई, तो उसके बाद में रहा कि हाँ कहाँ एडमिशन होगा, तो जेट के थ्रू मेरा कॉलेज में हो गया। तो उदयपुर मेरा लास्ट, ये भी एक लकी होता है, कई बार लक तो मेन होता है बट लक 1% होता है। कई बार बोलते हैं ना कि लक लक इसका तो लक है, ऐसा लक नहीं है। आपको 99% तो मेहनत करनी पड़ेगी। अगर 99% आपने मेहनत की है तो लक अपने आप काम करेगा। तो लक का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। बीकानेर उस टाइम क्या होता था कि ऑफलाइन में आपको जाना होता था,
जो भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एग्जाम देने के बाद आपको जाना है। बीकानेर गया, मेरे से आगे वाला बच्चा, लास्ट एडमिशन मेरा हुआ था जो उदयपुर में, पहले 3 कॉलेज का फेमस था, जोमनेर, और आपके बीकानेर। टाइम ऑफलाइन होता था हाँ, डॉक्टर साहब, हाँ, अभी तो हाँ। ऑनलाइन का ट्रेंड चल रहा है। हाँ, आपको ऑन ऑफलाइन स्पॉट ही जाना पड़ता था उस टाइम। ऑन स्पॉट जाना पड़ता था और 3 कॉलेज को ही जानते हाँ, थे। 3 मैं एग्रीकल्चर का मतलब है जोमनेर, बीकानेर और उदयपुर। और उदयपुर, और जोमनेर को पहले नंबर पे आता था। तो उस टाइम ऐसे एडमिशन चल रहा था, मेरा 100 300 और कुछ रैंक थी। तो उस टाइम इनकी 80 सीटें और 60 सीटें हुआ करती थी। तो मेरा नंबर आने वाला था, उससे आगे वाला बच्चा था, तो उसको पता नहीं किस्मत थी क्या थी, एक हरिओम शर्मा था, तो उसने बोला सर मेरे को कॉलेज चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए। तो उसने क्या है कि जो देने वाला था उसको यूनिवर्सिटी बीकानेर और जयपुर यूनिवर्सिटी उसको सिलेक्ट कर दिया और उसको चिमुनपुरा मिल गया। अब उसको पता नहीं था, उसके बाद में मेरा नंबर आया तो लास्ट में मेरे को उदयपुर मिल गया। अब 1 घंटे बाद में वो आता है, सर मेरे साथ ऐसे हो गया, वो हो गया। तो कॉलेज वालों के साहब आपका बाद में हो जाएगा। तो उसका हुआ एडमिशन उदयपुर में, पर ट्रांसफर करवाया, उसके बाद में आया। तो वहां पे मैंने फर्स्ट ईयर वहां पे किया, सेकेंड ईयर किया, और 2000 के अंदर में जोमनेर यहाँ ट्रांसफर करा के आ गया। अब उसके बाद में सेकेंड ईयर बाद में मैंने दिमाग में, जब मैं जोमनेर में आया, और डॉक्टर रामनिवास सेपट है जो अभी IPS है, उनके मेरे फैमिली टर्म है और रिलेशन है, तो उनसे कांटेक्ट में आया। तो उन्होंने बताया कि हाँ आपको एजुकेशन में आगे ऐसे करना है, ये तैयारी करना है, ये करना है। तो मैंने एग्रोनॉमी सब्जेक्ट चुना और उसके थ्रू मैं 4th ईयर के अंदर जैसे GRF देते हैं उसके लिए मेरे, हाँ वो हुई, और 32वीं रैंक आई। किसी वजह से मेरा पेपर छूट गया तो वो हुआ नहीं। बट वो भगवान जो करता है ना, ये होता है लक, मेहनत की तो उसका फायदा बाद में होता है। तो उसका फायदा मेरा GRF में तो नहीं हुआ, बट मेरा प्री PG के थ्रू राजस्थान के अंदर एंटोमोलॉजी हो गया। और उस टाइम एग्रोनॉमी टॉप पे हुआ करता था, बट आज मैं अगर उसको लाइक करता हूं तो एंटोमोलॉजी बेटर है, क्योंकि एंटोमोलॉजी इतना बड़ा सब्जेक्ट और ब्रॉड है कि आप प्राइवेट कंपनी में चले जाओ, दूसरे में चले जाओ, कहीं भी मतलब एक आगे से आगे बढ़ने का एक मौका, कंपैरेटिवली इसमें जो है जॉब अपॉर्चुनिटी भी थोड़ी सिक्योर थी। हाँ, बट राजस्थान की जो एक लाइकिंग थी वो ज्यादा एग्रोनॉमी थी, क्योंकि यहाँ के बच्चे ट्रेंड है, हाँ आगे चलते रहता है। बट मैंने एक अलग जाके एक एंटोमोलॉजी, तो एंटोमोलॉजी जाने के बाद फर्स्ट टाइम में एक डॉक्टर SR कांटवा जी थे, वो साइंटिस्ट बने। तो मैं सोचा यार ये साइंटिस्ट क्या होता है, ये भी पता नहीं था मेरे को, बट वो दिमाग में जम के हाँ के यार ये साइंटिस्ट ऐसे होता है और ऐसे RS। तो MSc में मैंने ये सोच लिया कि मेरे को बनना है तो साइंटिस्ट ही बनना है, नहीं तो बनना ही नहीं है। मेरी ये कंडीशन थी। PhD के बाद में घर से भी कोई वो नहीं थी, घर वाले कहते थे ये लगेगा नहीं, जॉब भी नहीं लगेगा, कुछ नहीं होगा, ऐसे घूम रहा है, PhD करके बहुत सारे घूम रहे। तो मेरा ये टारगेट मेरा वो था, क्योंकि एंटोमोलॉजी में 90% साउथ से आते हैं, क्योंकि उनका बेसिक है और जो होता है चॉइस भी है, चॉइस होती है। तो मेरा उदयपुर जाकर के माइंड, और मेरे जो गुरुजी डॉक्टर R स्वामीनाथन जी थे, उनकी वजह से मेरा एक मोटिवेशन जगा और मैं एंटोमोलॉजी में आगे से आगे बढ़ता गया और ARS के लिए तैयारी के लिए वो हुआ। तो ये एक मेरा एक लाइफ का वो रहा। और वो उदयपुर, उसको मैं घटना कहता हूँ। लाइफ में क्या करते हैं बच्चे, अपने पास में रहना चाहते हैं। जैसे जोमनेर का बच्चा है तो सोचता है मेरा जोमनेर कॉलेज में हो जाए। मैं MSc में घर वालों को न बता के और छोड़ के यहाँ से और उदयपुर एडमिशन लिया, घर को छोड़ के। नजदीक यहाँ से 5 किलोमीटर था, बट मैं छोड़ के गया, क्योंकि एक बाहर निकलने से एक अलग माहौल मिलता है। और वो बाद में भी किया, मैं अभी आपको आगे भी बताऊंगा कि मैंने आगे भी क्या किया है। तो ये एक वो है आपका टर्निंग पॉइंट कैसे होता है। और उसके 1 साल बाद में यहाँ के लोग बताने लगे जोमने, अरे यार सर आपने तो जोमने उदयपुर जाके बहुत अच्छा किया, ARS फाइट कर रहे हो, इंटरव्यू के लिए कॉल हो रहा है। तो ये एक, क्योंकि वो मेरे गुरुजी वहाँ अच्छे मिल गए और उनसे आगे मोटिवेशन बढ़ता गया। तो ये एक मेरा MSc और PhD तक का सफर रहा। बट टारगेट मेरा एक ही था, मेरे को ARS बनना है। मैंने WO की एग्जाम नहीं दी, फार्म भरने के बाद भी मेरे साथ वाले बन गए। बैंक के लिए 2 महीने जयपुर तैयार की, उसके बाद में ARS में हो गया, तो उसको छोड़ के मैं उदयपुर चला गया। तो एक टारगेट होना चाहिए कि लाइफ के अंदर मेरे को क्या करना है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं टारगेट नहीं लेते, टारगेट ओरिएंटेड होना चाहिए, तो आप सक्सेस कभी रोक ही नहीं सकता आपको। हाँ कई बार बच्चे होते हैं कि यार मेरे को एजुकेशन अच्छी तरह या अच्छा इंस्टीट्यूट में नहीं मिली, ये कुछ नहीं है। आप जहां उठो तो सवेरा है, हाँ, जब जगो तब सवेरा है। हाँ जब उठो तो सवेरा है। बट वो क्या है कि बच्चा ऐसे मोटिवेट डाउन हो जाता है कि नहीं नहीं मेरे से ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा। तो ये एक मेन रीजन है। डॉक्टर साहब आपने जो है एक बहुत ही अच्छी बात जो है हमारे बच्चों को, दर्शकों को कही है कि एक टाइम ऐसा भी आया मेरे जीवन में जब माता पिता को ये लगने लग गया कि PhD भी होने वाली है, ये ऐसे ही रहेगा, जॉब नहीं लगेगा। और फिर इनके जो है लाइफ में एज ए रोल मॉडल जो आए वो स्वामीनाथन जी आए, जो इनके आदर्श गुरु भी हैं डॉक्टर साहब के। तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा दोस्तों, ये हमारे जीवन में प्रत्येक एक व्यक्ति के, जो जितने भी सफल व्यक्ति हैं, उनके जीवन में एक दौर ऐसा आता है जब हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है हमारे
इष्ट मित्रों को, जो हमारे बिल्कुल क्लोज फ्रेंड होते हैं, हमारे माता पिता को, आस पड़ोस का माहौल तो खैर चाहता ही है कि आप सफल नहीं हो, आपके ऊपर टीका टिप्पणी करें। तो दोस्तों एक चीज याद रखना कि ये गालियों का शोर नहीं, ये तालियों में बदल जाएगा, बशर्ते अगर आप जुनून के साथ में पढ़ रहे हो। जैसा सर अभी बता रहे थे, अभी ये बोल रहे थे कि मैं जोबनेर को मैंने चूज नहीं करके, मेरे घर के पास में था, मैंने उसको छोड़ा और छोड़ के मैं जो है उदयपुर गया, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे ये बाहर निकलेंगे, सीखेंगे, सारा फोकस जो है स्टडी पे रहेगा, घर आना जाना ये कचड़ पचड़ ये सारा बंद रहेगा। तो ये बोल रहे थे कि आसपास के इनके मित्रों ने और या घर वालों ने ये चीज भी कही कि भाई आप यहाँ क्यों नहीं पढ़े, वहां चले गए। लेकिन फाइनली जैसे ये ARS प्री निकाल रहे हैं, मेंस निकाल रहे हैं, इंटरव्यू कॉल हो रहा है, तो इनका जो गालियों का शोर था वो लोग तालियां बदलने लगे कि यार ये तो उदयपुर जो है कुछ बड़ी कामयाबी के लिए गया था। तो दोस्तों ये गांठ बांध लेना कि जो है संघर्ष और बलिदान आपको कदम कदम पे करना पड़ेगा। अगर आप हर कदम पे जो है इस चीज का समझौता कर लोगे तो सफलता आपके चरणों में है। डॉक्टर साहब अब आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप एज ए साइंटिस्ट थे CIH में, और जब हम स्टूडेंट थे आपके सानिध्य में हमारी डिग्री भी काफी अच्छा लगा, एक पारिवारिक माहौल में हम लोग वहां रहे। फिर इसके बाद में आप एज ए एसोसिएट प्रोफेसर जो है अपनी CAU में, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल में चले गए। तो डॉक्टर साहब आपका ये डिसीजन किस बेसिस पे था, और आपने जो है वहां एज ए टीचिंग प्रोफेसर में जो है सेवाएं देने का जो डिसीजन लिया, उसके पीछे का कोई सीक्रेट हो या कोई आपका एम हो, वो भी हमारे जो है दर्शकों को, बच्चों के बीच आप साझा करें। मेरा मेन डिसीजन पहले था साइंटिस्ट बनना, तो साइंटिस्ट बना, उसके बाद में 10 साल तक मैंने काम किया और 5-6 वैरायटी हमने रिलीज की और पब्लिकेशन भी बहुत किए, प्लांटेशन भी बहुत किया। और अगर बीकानेर में कभी आप जाओगे तो हल्दर जी को खेजड़ी वाले जानते हैं, जबकि मैंने खेजड़ी की वैरायटी रिलीज नहीं की है, बट हाँ थार शोभा, बट उसको हमने इतना प्रमोट किया कि किसानों तक गया। मतलब पहले पौधे डिमांड रहती थी, हाँ, मतलब पौधे कैसे मिलते ही नहीं थे सीजन में, कैसे नहीं मिलते थे, बट वो उसको कैसे प्रमोट करना है, कैसे मोटिवेट करना है। इसके साथ साथ मैंने वहां पे ARS होते हुए, हमारा काम टीचिंग का नहीं था, बट मैंने यूनिवर्सिटी से 5 बच्चे हर साल लेता था, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं उनको मेरी चैम्बर के अंदर सप्ताह के अंदर एक एग्जाम लेना, उनको मोटिवेशन देना। और आज मेरे साथ बीकानेर से 3 बच्चे ऐसे हैं जो ICR के अंदर IRI में MSc की और PhD कर रहे हैं, और एक तो वो ARS क्रैक कर लेंगे, हाँ 100% कर लेंगे। तो नहीं तो एक बंदा तो ऐसा है जो पहली बार IRI के अंदर राजस्थान से गया, नहीं तो एंटोमोलॉजी के अंदर का मतलब है साउथ से बच्चे जाना, उनकी मोनोपोली, हाँ मोनोपोली, और माइंड में ही सेटअप नहीं होता। तो ये मोटिवेशन सबसे मेन होता है कि आपका टारगेट होना चाहिए कि मेरे को ये है, तो उसको बच्चे को कोई ना कोई मिल ही जाएगा उसको टारगेट, उसको हेल्प करने वाला, वो खुद ढूंढ लेगा। हाँ, जबकि हमारा यूनिवर्सिटी के अंदर जैसे बहुत सारे टीचर है, बट कभी ऐसा कुछ नहीं होता था, बट वो मैं पर्सनली बुलाता था, क्योंकि लाइफ में क्या है, कभी आपने 2 बच्चों को सक्सेस कर दिया तो वो सबसे बड़ी महानता है, क्योंकि हमारे को भी किसी ने किया है। अगर मेरे गुरुजी उदयपुर से नहीं होते, ये ARS नहीं बनता, तो कौन मेरे को वो जानता। तो ये एक मोटिवेशन होता है, एक टारगेट होना चाहिए। तो उसको देखते हुए मैंने ARS और 9 साल तक मैंने किया। फिर मैंने सोचा कि यार ARS के साथ साथ रिसर्च के साथ साथ मतलब टीचिंग में भी इन्वॉल्व होना चाहिए, और वहां पे पोस्ट आई, डायरेक्ट में रिक्रूटमेंट में सिलेक्शन हुआ और इम्फाल में गया, मणिपुर में। और उस टाइम जब मैं गया तो मेरे इंस्टीट्यूट और आसपास के जानकार कि 90% कि यार नॉर्थ ईस्ट में तो अप्रोच लगा के वापस आते हैं, आप क्यों जा रहे हो। बट मेरा टारगेट ये रहता था कि आप नई जगह जाओगे तो नई चीज आपको मिलेगी, आप एक ही चीज में उसी में रहोगे तो वो तो आपको ऑलरेडी है। अब 10 साल में मैंने इतना रिसर्च किया कि आप अगर नेट पे गूगल पे डालोगे तो हर बुक है, सारा चीज आपको, काफी सारी टेक्स्ट टेक्स्ट बुक है, सारा चीज मिल जाएगी। क्योंकि अब उसके बाद में क्या करना है, तो वहां पे जाकर के हमने हनीबी का, और कई बार मैं बताता हूं कि लाइफ में अगर आपको जीना है तो एक हनीबी की जैसे जीना है, सोशल, मतलब उसके अंदर एक क्यून होता है, एक ड्रोन होता है, एक किंग होता है, एक सारा वो अपनी जीवनी निकालते हैं, एक दूसरे के लिए वो होता है लाइफ का जीने का तरीका सिखाता है। तो ये चीज अगर अपना भूल गए तो लाइफ आगे सक्सेस बहुत मुश्किल है। क्योंकि कई बार क्या करता है कि मतलब है ना, थोड़ा सा कुछ मिल गया तो अपने आप को ईगोइस्ट और ऐसे बन जाता है। तो वो चीज नहीं होनी है लाइफ के अंदर। आपको कितना भी आगे बढ़ जाए, बट आपको जमीन से जुड़ के रहना है। अगर जमीन से ऊपर उठ गए तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप 6 महीने के लिए, 5 साल के लिए आगे बढ़ गए, वापस डाउन हो जाओगे। और आपका टारगेट है ना, वो मोटो मैन होना चाहिए। कई बार बच्चे, मैं इंटरव्यू लेने या एग्जाम लेने जाता था प्रैक्टिकल में, तो कॉलेज के बोलते थे सर मेरे को सुपरवाइजर बनना है। भाई सुपरवाइजर का बनना है तो तू सुपरवाइजर भी नहीं बनेगा। आपका मोटो है ना, बड़ा होना चाहिए। अगर ऊपर वाला होगा तो नीचे वाला 100% होगा। तो मोटो मैन होना चाहिए। बट क्या करता है बच्चा कि नहीं मैं तो इतना परसेंटेज आ रहा है इसका ये। और मैं बता दूं आपको बच्चों, मैंने JRF के अंदर फर्स्ट रैंक जो बीकानेर से दिलवाई, वो बच्चा 68% से BSc की है।
और वहां पे 85% से जो डिग्री की है गोल्ड मेडलिस्ट था उसका जेआरएफ में नहीं हुआ। तो ये एक मोटिवेशन होता है, मोटिवेशन उसको मोटिवेशन किया कि जीरो से वो हीरो बन गया। बट अपन क्या करते हैं पहले से, नहीं ये इंटेलिजेंट है, ये आगे बढ़ेगा, मैं पीछे रहूंगा। तो ये मेन है, इसको कभी भी दिमाग में सोचो मत। जब भी आपको लगे कि नहीं मेरे को ये टारगेट लेना है तो 100% आप सक्सेस होंगे, बट उससे पहले आप घबरा जाते हो, नहीं ऐसे हो जाएगा वो हो जाएगा। और अलग हटके आपको टारगेट लेना चाहिए, जो नॉर्मल जनता चल रही है उससे थोड़ा सा हटके लेना चाहिए, जिससे कि आपको सक्सेस और ज्यादा मिलेगी। क्योंकि राजस्थान के अंदर एंटोमोलॉजी को कोई लाइक नहीं करता था, और अब भी धीरे धीरे मैंने कम से कम 10 15 20 बच्चे राजस्थान से बाहर जा रहा है, कोई एमएससी कर रहा है, कोई पीएचडी कर रहा है पूरे इंडिया के अंदर। हाँ मैं एंटोमोलॉजी से करना चाहता हूँ, क्योंकि आप कोई मोटिवेट आपको बताने वाला होगा तो आप आगे सक्सेस होंगे। तो ये मेन रीजन रहा। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब ने जो है विद डिटेल जो है एक्सप्लेनेशन किया है कि ये रिसर्च से तो जुड़े हुए थे, एज ए ARS थे, साइंटिस्ट थे। 9-10 साल तक इन्होंने जो है काफी जो है एंजॉय की अपनी सर्विस को, काफी जो है उसमें लुत्फ उठाया। इन्होंने अलग अलग प्रकार के रिसर्च किए, और सबसे अच्छी बात डॉक्टर साहब की जो मुझे लगी वो कि आज भी बीकानेर से इनको गए हुए 3-4 साल हो गए, लेकिन आसपास के जो लोकल फार्मर्स है, आसपास का जो सराउंडिंग एरिया है, वो आज भी इनको खेजड़ी वाले जो साइंटिस्ट के नाम से जाना जाता है। इन्होंने वहां एक जो वैरायटी थी जो बीकानेर में इनके सानिध्य में इन्होंने जो है गांव गांव ढाणी ढाणी घर घर तक पहुंचाया, और वो एक ऐसा पौधा है थार शोभा, जिसको आप दोस्तों अपने घर पे एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट, जैसे अपने जितने भी सजावटी पौधे आते हैं, अलंकृत पौधे आते हैं, उसके तौर पे भी आप लगा सकते हो। बड़ा प्यारा, बड़ा सुंदर सा पौधा है। और इसके बाद में डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं रिसर्च में तो मैंने जो है जो मुझे एक्सपीरियंस मिलने थे, जो चीजें थी वो मिल ही रही थी। इनका शुरू से एक चीज रही थी, एक चीज पे टिक के नहीं रहना, इनोवेशन होने चाहिए, नई चीजें सीखनी चाहिए। तो इन्होंने जो है फिर इसके बाद में टीचिंग को एज ए प्रोफेशन चुना, और फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में ये CAU गए, और अभी वर्तमान में वहां एज ए एसोसिएट प्रोफेसर जो है ये सेवाएं दी है। डॉक्टर साहब काफी लंबा समय हो चला है अपनी वार्ता को। लास्ट क्वेश्चन एक इंटरेस्टिंग है, जो काफी आपसे जुड़े हुए आपके जो आप फ्रेंड्स मान लो, या जैसे जूनियर मान लो, या आपसे पढ़े हुए स्टूडेंट्स मान लो, आपने आफ्टर गेटिंग द जॉब आपका जो सरनेम था उसको डॉक्टर SM हल्दर जो है किया है। आपके जितने भी कम्युनिकेशन मीडिया है, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, उनके ऊपर भी आप इसी नाम से जाने जाते हो। हल्दर साहब के नाम से आपको ज्यादातर जो है वेल नोन पर्सन जितने भी वो जानते हैं। तो आपका आफ्टर गेटिंग द जॉब ये जो नाम बदलने वाला जो प्लान था, उसके पीछे का क्या लॉजिक है, उसके पीछे का सीक्रेट क्या है, वो आप थोड़ा शेयर। इसके बारे में बताऊंगा। मेरे 2 लॉजिक थे। जब मैं ARS बना तो उससे पहले मेरे दिमाग में थी कि हाँ, एक मेरे उदयपुर में मेरे सीनियर थे, तो मैं पहले किसान लगाने लगा था, क्योंकि मेरे को एग्रीकल्चर से पहले से ही एक रुचि थी, बहुत ज्यादा प्यार था कि यार एग्रीकल्चर में रहना है, अपने एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। तो उस टाइम मैंने सोचा कि किसान, फिर उन्होंने बोला कि यार किसान का ही सिनोनिम होता है हल्दर। हल्दर आपके जो कृष्ण भगवान थे उनके छोटे भाई थे, बलराम जी, तो उनका सिनोनिम है, जो हल्दर भी बोलते हैं, किसान भी बोलते हैं। तो उसके हिसाब से मैंने हल्दर लगाया। और कई तो ऐसे मानते हैं कि क्योंकि ज्यादातर इंडिया के अंदर जो हल्दर लगाते हैं वो वेस्ट बंगाल में लगाते हैं, तो अभी भी मेरे को वेस्ट बंगाली कई बार बोल देते हैं, बट मैं राजस्थान से हूँ, और लास्ट के अंदर मणिपुर में। एक तो रीजन ये था चेंज करने का, 2011 में मैंने मेरा नाम चेंज कराया। दूसरा एक मेरी लाइफ का जो है, क्योंकि मेरी जो शादी है वो जल्दी हो गई थी, 12वीं के अंदर ही हो गई थी, क्योंकि एक सोशल सिस्टम है, घर वालों ने कर दिया, ठीक है, कर दिया, तो इसमें कोई ट्रेंड में था, तो इसमें कोई बड़ी वो नहीं थी। तो उसके बाद में 12वीं से लेके मैं PhD किया, और उस मेरी धर्मपत्नी ने 12 से 13 साल का, मतलब 14 साल का जो वनवास बोलते हैं सीता को, मैं तो वही बोलता हूँ, पूरा वनवास काट के जीवन के उतार चढ़ाव देके आपके साथ में, और एक घर पे हेल्प करना, उससे मेरा पैसा, मजदूरी, वो जो भी पढ़ाई का जो खर्चा चलता था वो चलता था, घर वालों ने हेल्प की, उसने किया। तो एक उसकी वजह से मैंने पूरा नाम ही चेंज कर दिया, सरवन मनभर हल्दर। सरवन मेरा नाम फर्स्ट में है, और मनभर हमारे मैडम का है जो अनपढ़ है। बट मैं एक दूसरा रीजन भी एक रहा कि मैं देखता था कि आसपास में कई बार ऐसे एक चांस कई होते थे कि PhD कर लिया, ARS बन गया, साइंटिस्ट बन गया, तो पहले एक घर में डिस्प्यूट होना, ये छोड़ देना, नहीं तो ये अनपढ़ है, ये मैं एक राजस्थान के अंदर एजुकेशन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो उस चीज के लिए भी मैंने एक रखा कि यार क्यों नहीं ऐसा, मतलब है ना, अनपढ़ का नहीं हो सकते कि आज हमारे मैडम, मतलब ऐसे लगते नहीं है कि हाँ ये अनपढ़ है। अच्छा, आप इसको संस्कार दो ना, उसी हिसाब से उन्होंने उनसे ऐसा कोई पढ़ाई से कोई गोड़ थोड़ी बन जाता है, पढ़ाई से नहीं होता, अपने संस्कारों से होता है, अपने एक वैल्यू से होता है। तो वो चीज रख के मैंने मैडम का नाम रखा, और लास्ट में हल्दर मीन्स मैं किसान से हूं, इसलिए मैंने हल्दर नाम रखा। ये मेरा एक थोड़ा सा छोटा सा परिचय था। और आज सारे, मतलब जितना भी आप नेट पे डाल के हल्दर डालोगे तो पूरा, मतलब आपको बायोडाटा मिल जाएगा। और हर चीज को मैंने
कभी भी छुपाया नहीं उसको। जैसे मैं ईआरएस बना तो सबसे पहले मेरा एक ही मोटो था, ऑब्जेक्टिव जितने भी ईआरएस के पेपर है, जो भी है मेरे पास मैटर था, उसको ओपन करो, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। और बच्चों को मतलब आज मैं बना हूं तो वो बच्चे भी बने। क्या करते हैं लोग, उसको दबा के बैठ जाते हैं। उससे क्या होता है कि आगे आपकी जीवनी, आपकी जो पीटी होती है वो आगे नहीं बढ़ पाती, नीचे वालों को हाँ नीचे वालों को नहीं मिल मिलता पाती। आज एंटोमोलॉजी में राजस्थान के अंदर सब मतलब है ना, हाँ एंटोमोलॉजी लो, एंटोमोलॉजी लो, तो ये एक रीजन रहा। डॉक्टर साहब आपने एक बहुत ही अच्छा संदेश गागर में शागर बनने वाला कहा है कि जब ये पढ़ रहे थे, जीवन का सबसे कठिनतम दौर चल रहा था, जिस समय कौन सी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बेरोजगारी देखेंगे, उस दौर में इनकी जो है मिसेज ने, धर्मपत्नी ने जो है इनको जो है बैकडोर से जो है इनको सपोर्ट करते रहे। दोस्तों एक चीज याद रखना कि आपके जीवन का सबसे अच्छा जो है समय जो जब आपका आए, तो आपके सबसे अच्छे समय में हिस्सेदार उन्हीं लोगों को बनाना जो आपके बुरे वक्त में पीछे खड़े थे। आज जीवन का इनका सबसे अच्छा समय है, एज ए साइंटिस्ट भी रहे हैं, एज ए प्रोफेसर हैं, अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा ये जो है अपने जो है यूथ आइकन में एक रोल मॉडल है। अगर ऐसे समय में अपने जो पीछे बुरे वक्त में जिसने कंधे पे हाथ रख के सपोर्ट दिया, उसको अगर ये साथ लेके चल रहे हैं, तो इस ग्रामीण प्रवेश में ये एक रोल मॉडल के तौर पे उभरते हैं। और बहुत अच्छा संदेश है आज के युवाओं के लिए, क्योंकि जब बुरा वक्त था तब साथ भी उन्होंने थामा था, तो आज जब अच्छा वक्त है तो पार्टनर भी वही होने चाहिए। क्योंकि ये ग्रामीण प्रवेश में एक ट्रेंड चला था इनबैलेंस, जो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला, कि अगर आप कुछ अच्छा बन गए हो और आपकी पत्नी की एजुकेशन नहीं है या इलिटरेट है, अनपढ़ है, तो आप डिस्प्यूट शुरू कर दो या आप रोब जमाने लग जाओ, जिन्होंने आपको सिखाया उन्हीं पे आप रोब जमाओ। तो डॉक्टर साहब आपसे हम काफी इंस्पायर हैं, और हमारी जो युवा पीढ़ी जो गांव में आ रही है और जो छोटे मोटे ऐसे विवाद आते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपके इस सरनेम वाले जो लॉजिक है उससे काफी कुछ सीखेंगे। और डॉक्टर साहब आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुत ही वैल्यूएबल टाइम दिया। डॉक्टर साहब कल जो है फ्लाइट से वापस जो है सीएयू निकल रहे हैं, क्योंकि पेंडेमिक के बाद में वापस से एजुकेशन के जितने भी सिस्टम है, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस वगैरह है, उनमें टीचिंग स्टाफ वगैरह को वापस से बुलाया जा रहा है। स्टूडेंट्स का भी अनसर्टिनिटी है, तो इन्होंने इतने बिजी शेड्यूल में हमारी एक रिक्वेस्ट पे यहाँ हमारे जो है यहाँ इस संस्थान में आए और बड़ी सरलता के साथ, सहजता के साथ में जो हमारे साथ समय बिताया, उसके लिए हम आपके जो ऋणी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।